Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is blood and circulation, blood clotting part A. ठीक है, तो आज ब्लड एंड सर्कुलेशन यानी ब्लड क्लॉटिंग का पार्ट ए है. ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने सभी पार्ट देख लिए हो. मैं आपको, जैसे कि आप सभी को पता है, मैं एनिमल फिजियोलॉजी जो है आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ. ठीक है, और अगर किसी ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना. ठीक है, सो ये है ब्लड एंड सर्कुलेशन का पार्ट 8. ठीक है, ये टॉपिक है यूनिट नंबर 7 सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल से. ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं CSI नेट गेट ICMR DBT JRF के लिए, साथ ही साथ MSc और BSc स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा. सो मेन कंटेंट पे चलने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें. ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड. तो जैसे कि आपको पता है गाइस कि हमने लास्ट क्लास से यानी पार्ट 7 से हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट किया है. ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में आपको मैं प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन पढ़ा रही थी. ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बताया था. एक और डायग्राम है यहाँ पर जहाँ पे कि काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है वो प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सो ये दूसरी बुक से है ये डायग्राम. तो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट प्लग इन अ सीवियर्ड ब्लड वेसल्स. ठीक है, तो ये है ब्लड वेसल्स. जो भी ब्लड वेसल डैमेज होती है, ये जैसे ब्लड वेसल है. ठीक है, ये यहाँ से डैमेज हो गई है, इतना पार्ट इसका टूट गया है. ठीक है, किसी भी कारणवश. ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे आपकी रिक्रूटमेंट होता है किसका, हमारी प्लेटलेट्स का. ठीक है, प्लेटलेट्स आती हैं यहाँ पे, आ करके वो क्या करती हैं, अपने अंदर का जो ग्रैन्यूल्स है उसको सिक्रीट करती है. इस ग्रैन्यूल्स में जैसे ADP, PAF यानी प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ठीक है, और थ्रोम्बोऑक्सिन A2, ठीक है, TXA2, ठीक है, ये सारा ऐसे के सारा वो रिलीज़ करती हैं यहाँ पे. ठीक है, फिर ADP आपको पता है कि वापस से मदद करता है रिक्रूटमेंट को, ताकि और प्लेटलेट्स यहाँ पर आए, और इस तरीके से प्लेटलेट जो है वो यहाँ पे जमा होने लग जाती है, जिससे कि एक प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन कर देती है, जिससे कि ये जो सीवियर ब्लड लॉस है उससे जो है वो प्रिवेंट करती है. ठीक है, कम्प्लीटली ब्लड लॉस तो प्रिवेंट नहीं हो पाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ये प्रिवेंट कर लेती है. ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पे जो है प्लेटलेट्स को बुलाया जाता है. ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम था, बाकी डिटेल में आप यहाँ से पढ़ लेना. ठीक है, ये बाकी ये सब चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लेना, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, मैंने प्लेटलेट प्लग आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, बस ये समझने के लिए और अच्छा जो है वो ये डायग्राम है. ठीक है, चलो, तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या करा था, यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स यानी प्लाज्मा जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं उनको देखा था. ठीक है, शॉर्ट में हमने आपको दिखाया था. ठीक है, कि कौन कौन से फैक्टर हैं. आज उन हर एक फैक्टर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि जब मैं आपको एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ाऊँ तो आप इजीली समझ पाओ कि कब किसका क्या रोल है, किसका क्या नाम है. तो सबसे पहले नेम्स याद होने चाहिए. जैसे फैक्टर 1 है, फैक्टर 1 को हम क्या बोलते हैं, फिब्रिनोजेन. ठीक है, तो नेम्स आपको लर्न होने चाहिए जितने भी फैक्टर्स वगैरह के हैं. ठीक है, और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी. सो फैक्टर 1 फिब्रिनोजेन, ये क्या है, ये एक ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन इन नेचर. ठीक है, ये एक ग्लोबुलिन प्रोटीन है. ग्लोबुलिन प्रोटीन का मतलब जो कि लगभग ग्लोब शेप के जो प्रोटीन होते हैं उन्हें हम ग्लोबुलिन बोलते हैं. बट इट हैज़ अ मच बिगर मॉलिक्यूल देन अ सीरम ग्लोबुलिन. ये सीरम ग्लोबुलिन से काफ़ी बड़ा जो है वो मॉलिक्यूल होता है फिब्रिनोजेन का. इसका मॉलिकुलर वेट अबाउट 3,30,000 के अराउंड जो है वो मॉलिकुलर वेट होता है. इट इज़ कोगुलेटेड एट अबाउट 56 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या हो जाता है, कोगुलेट होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, एंड प्रिसिपिटेटेड बाय 1/5 सैचुरेशन विद द अमोनियम सल्फेट एंड सैचुरेशन विद NaCl. ठीक है, और ये 1/5 अगर इसका प्रिसिपिटेशन देखोगे तो प्रिसिपिटेट होता है कितना, 1/5, यानी अपना जो कंटेंट है इसका उसका 1/5 जो है ये सैचुरेट होता है किसके साथ में, अमोनियम सल्फेट के साथ में. ठीक है, और साथ ही साथ सैचुरेशन दिखाता है सोडियम क्लोराइड के साथ में भी. ठीक है, नेक्स्ट है, इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर प्लाज्मा प्रोटीन बाय इट्स प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉटिंग. ठीक है, इसे हम दूसरे प्लाज्मा प्रोटीन से कैसे अलग कर सकते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ क्लॉटिंग. ठीक है, क्योंकि फिब्रिनोजेन के अंदर ही क्लॉटिंग होती है. ठीक है, ड्यूरिंग विच फिब्रिनोजेन इज़ कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन. एक्चुअल में होता क्या है, जो फिब्रिनोजेन है, जो फाइनल जितने भी फैक्टर है, बाकी के जितने भी फैक्टर है 13, इन सब का काम होता है फिब्रिनोजेन कैसे भी एक्टिवेट हो जाए ड्यूरिंग इंजरी, मतलब जो भी तरीके की इंजरी होगी आपको, तो उसमें हर किसी का काम होता है कि फिब्रिनोजेन एक्टिवेट हो जाए. बस सब इसके पीछे पड़े रहते हैं. ऐसा क्यों होता है, सारे के सारे फैक्टर एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं और एट लास्ट जो है फिब्रिनोजेन को एक्टिवेट किया जाता है. फिब्रिनोजेन यानी इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में है. ठीक है, और इसको कन्वर्ट किया जाता है फाइनली फिब्रिन में. ठीक
ठीक है, थ्रोम्बिन की मदद से, थ्रोम्बिन इसे कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसे फिब्रिन फाइनली जो है वो क्लॉट बनाता है। कल मैंने आपको फिगर दिखाया था क्लॉट का लास्ट क्लास में, ठीक है, ब्लड वेसल्स के क्लॉट कैसे बनते हैं, ठीक है। तो जो क्लॉट बनाता है वो फाइनली ये फिब्रिनोजेन ही अपने एक्टिव फॉर्म में जो है वो क्लॉट बना देता है, ठीक है। फाइनली फाइबर्स बना देता है, क्लॉट बना देता है, जिससे कि ब्लड का जो बहना है वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है और ब्लड का कोगुलेशन वहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो मेन जो क्लॉटिंग है, मतलब मेन जो ब्लड को क्लॉट कर रहा है वो कौन है, हमारा फिब्रिनोजेन है। बाकी फैक्टर्स क्या करते हैं, सब इसको एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। चलो थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, तब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट फैक्टर है फैक्टर सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन भी क्या है, इनएक्टिवेट फॉर्म में है। प्रो आ गया आगे से, थ्रोम्बिन के आगे से, तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। सो फैक्टर सेकंड हमारा क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रोटीन इन नेचर, ठीक है, और ये नॉर्मल प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा प्रोटीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 62,700 के अराउंड है। It is very labile in aqueous solution and is inactivated by acid pH 4.8, by alkali pH 10, and by heat 60 degree centigrade. Okay, but it is stable in indefinitely when dried in the frozen state. But frozen state में ये क्या रहता है, stable रहता है। द pH ऑफ एनी फ्लूइड इज मेजर्ड इज द हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन। जैसे हमें सभी को पता है कि जिसका भी हमें pH मेज़र करना हो तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन को देखते हैं, उसी से pH मेज़र करते हैं हम, राइट। सो हमेशा हमारा जो नॉर्मल ब्लड pH होता है वो कितना होता है, 7.35 से 7.45 के अराउंड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है द ऑक्सिलेटेड प्लाज्मा टू फॉर्म प्रोथ्रोम्बिन फाउंड ए एंड बी, ठीक है। देखो ऑक्सिलेटेड प्लाज्मा के अंदर, यानी हमारे प्लाज्मा के अंदर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन के दो फॉर्म पाए जाते हैं, प्रोथ्रोम्बिन ए एंड प्रोथ्रोम्बिन बी, ठीक है। जो ए फॉर्म है वो डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के थ्रू इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, एंड इज हीट लेबाइल, ये हीट लेबाइल भी होता है। नेक्स्ट है बी फॉर्म इज रिमूव्ड बाय एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो बी फॉर्म है आपका वो कौन रिमूव करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो बी फॉर्म जो है हमारा कौन रिमूव करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इन नॉर्मल प्लाज्मा टू फॉर्म रिमेन्स यूनाइटेड एज कैल्शियम कंपाउंड। और जब हम नॉर्मल प्लाज्मा में देखते हैं तो दोनों के दोनों फॉर्म, यानी फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं थ्रू कैल्शियम कंपाउंड, यानी कैल्शियम कंपाउंड इन पे जुड़ा होता है, जिससे कि ये दोनों के दोनों जुड़े होते हैं। व्हेन ऑक्सिलेट ऐड, जब ऑक्सिलेट ऐड किया जाता है तो ऑक्सिलेट ऐड करके जो कैल्शियम है वो रिमूव हो जाता है, और जैसे ही कैल्शियम रिमूव होता है तो ये बेचारे जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। सो द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिविटी ऑफ ब्लड इज मेजर्ड by the clotting time of recalcified oxalated plasma to which tissue emulsion has been added, ठीक है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिविटी है, यानी जैसे अगर हम उसे मेज़र करेंगे कि कैसे जो है ब्लड क्लॉटिंग को अफेक्ट कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, जो रिकैल्सिफाई ऑक्सिलेटेड प्लाज्मा है उसको देखते हैं कि कितने देर में जो है उसने रिकैल्सिफाइड किया है, ठीक है। तो उस तरीके से हम जो है वो पता करते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, जो प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन ए, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन ए है नॉर्मल प्लाज्मा में, और प्रोथ्रोम्बिन बी है, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन बी है, ठीक है। तो जनरली जब नॉर्मल प्लाज्मा की बात की जाती है तो ये दोनों बेचारे जुड़े होते हैं, ऐसे जुड़े होते हैं आपस में थ्रू द कैल्शियम। कैल्शियम ने इनको क्या किया रहता है, जोड़ा होता है, इस तरीके से जो है वो कैल्शियम जोड़ा होता है। अब जैसे ही ऑक्सलेट ऐड करते हैं हम, ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, ऑक्सलेट ऐड करेंगे, ऑक्सलेट के एडिशन से क्या हो जाएगा, कैल्शियम जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, रिमूव हो जाएगा। तो ये दोनों जो ए और बी है ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो प्रोथ्रोम्बिन ए अलग हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन बी जो है वो अलग अलग हो जाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो ठीक है, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये है सारी कहानी। ओके, नेक्स्ट आता है इन ह्यूमन सब्जेक्ट द एवरेज प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज़ 12 सेकेंड। अगर हम ह्यूमन में देखें तो प्रोथ्रोम्बिन का जो काम करने का तरीका है वो 12 सेकेंड में अपना काम खत्म कर देता है। बट प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल बी लॉन्गर इन डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 5 और फैक्टर 7 और स्टुअर्ट फैक्टर। अगर फैक्टर 5, फैक्टर 7 और स्टुअर्ट फैक्टर अगर अब्सेंस हो या उसकी कमी हो जाए, बॉडी में डिफिशिएंसी हो जाए, तो फिर इसका प्रोथ्रोम्बिन का टाइमिंग भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है।
तो प्रोथ्रोम्बिन इज़ मैन्युफैक्चर्ड इन द लीवर। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोथ्रोम्बिन को लीवर मैन्युफैक्चर करता है विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। ड्यूरिंग क्लॉटिंग प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। और क्लॉटिंग के टाइम पे क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है। प्रोथ्रोम्बिन इज एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर छोटा सा क्लॉटिंग का वो दे रखा है, ये देखो, ये हमारा प्लाज्मा है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, डैमेज टिश्यू है, ये सब के सब क्या रिलीज कर सकते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। जो ये प्रोथ्रोम्बिन है, ये प्रो है इसके आगे, तो ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में है, ठीक है। और जब कैल्शियम की मदद से ये जो है कैल्शियम इसमें ऐड किया तो ये यूनाइट हो गया और इसने क्या बना दिया, थ्रोम्बिन बना दिया, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, ओके। एक्टिव हो गया तो अब थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन, जो हमारा फैक्टर 1 है, ठीक है, फैक्टर 1 हमने पढ़ा था, फैक्टर 1, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, क्लॉटिंग एबिलिटी है, ये तो फाइनली क्लॉट बनाता है। तो थ्रोम्बिन इसको एक्टिवेट कर देता है, यानी फिब्रिनोजेन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये फटाफट जो है वो ब्लड क्लॉटिंग जो है वो करवा देता है, ठीक है। तो जितने भी फैक्टर है सबका एट द एंड जो रिजल्ट है वो यही है कि फिब्रिनोजेन को कन्वर्ट कराना है फिब्रिन में, और उसको कन्वर्ट कराने के लिए थ्रोम्बिन की ज़रूरत होगी, तो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट कराना पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में, चलो ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना है, आगे जाके पाथवे को लर्न करने में मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर 3, जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम 2 सोर्स से डिराइव कर सकते हैं। सबसे पहले है इंट्रिंसिक इन द प्लाज्मा, ठीक है। थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारे बॉडी में 2 तरीके से डिराइव हो सकता है। एक तो हो गया हमारा प्लाज्मा प्रोटीन, यानी प्लाज्मा प्रोटीन के पास में भी, हमारे प्लाज्मा के अंदर भी जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है। अब हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक 2 पढ़ेंगे, ठीक है। इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन, इंट्रिंसिक का मतलब हो गया जिस टाइम पे हमें इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल इंजरी होती है, ठीक है। इंटरनल इंजरी होती है, तो इंटरनल इंजरी का मतलब समझते हैं ना कि बाहर कुछ पता नहीं चलता है, बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से इंजरी हुई रहती है, ठीक है। कभी चोट लग जाती है तो हमारी बाहर की स्किन नहीं निकलती है लेकिन अंदर हमारी चोट लग जाती है, जिससे कि हमारा ब्लड लॉस हो सकता है, हमारे वेन्स कट लग गया हो अंदर से, ठीक है। तो उस टाइम पे इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन काम आता है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, ये रिलीज करता है कौन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन इसे रिलीज करता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन इसे रिलीज करता है इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन को जब इंटरनल इंजरी होती है, ठीक है। जिस टाइम पे एक्सटर्नल इंजरी होती है, एक्सटर्नल इंजरी उसका भी यहीं पे बता देते हैं, ओके, यहाँ पर दिया हुआ है। जिस टाइम पे एक्सटर्नल इंजरी होगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंजरी है ना, सिंपल से बाहर से आपको चोट लग गई, आपका खून बह रहा है, ठीक है। खून बह रहा है तो वो थोड़ी देर बाद में खून रुक जाता है। तो जिस टाइम पे एक्सटर्नल इंजरी होती है ना हमारी, तो जो टिश्यू होते हैं जो कि डैमेज होते हैं, ठीक है, टिश्यू डैमेज टिश्यू लिख देते हैं, डैमेज टिश्यू, जो हमारे डैमेज टिश्यू होते हैं ना वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो जब डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है तो हम उसे एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, और जब हमारा प्लाज्मा प्रोटीन इसे रिलीज करता है तो हम इसे इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हमारी प्लेटलेट्स भी थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज करती हैं, ठीक है। तो ये 2 मेन सोर्स है थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन इज फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट प्लाज्मा फैक्टर्स सच एज हैगमैन फैक्टर, दैट इज फैक्टर 12, PTA और फैक्टर 11, क्रिसमस फैक्टर और फैक्टर 9, एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर, फैक्टर 8, कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 एंड फैक्टर 10, ठीक है। ये सारे फैक्टर के इंटरेक्शन से जो है हमारा इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। नेक्स्ट है प्रोथ्रोम्बिन इज कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, थ्रोम्बोप्लास्टिन चाहिए। अब अगर प्लाज्मा रिलीज कर रहा है तो इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, ब्लड प्लेटलेट्स हो गया तो उसको सच कोई नाम नहीं देते हैं, लेकिन अगर डैमेज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है तो उसे एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन बोल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड बी नोटेड दैट ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम नॉर्मली थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम विल नॉट क्लॉट, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली हमारे ब्लड फ्लो हो रहा है वेन्स में तो वो क्लॉट थोड़ी हो रहा है, ठीक है। क्लॉटिंग फैक्टर उसमें प्रेजेंट है लेकिन वो क्लॉट नहीं होता है, ठीक है। बट इफ सरफेस ऑफ ब्लड वेसल बिकम रफ ड्यू टू एनी रीज़न, लेकिन अगर हमारा ब्लड का जो वेसल है उनका सरफेस अगर रफ होने लग गया तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा विदाउट इवन एडिशन ऑफ टिश्यू एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो बिना एक्सट्रिंसिक यानी बाहर से थ्रोम्बोप्लास्टिन लिए हुए फिर भी वो जो है क्लॉट हो जाएगा ड्यू टू इंट्रिंसिक
इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, क्योंकि उसे रिलीज़ करेगा कौन, प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। तो अगर इंटरनल इंजरी होती है तो उस टाइम पे इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो वर्क करता है। और एक और बात याद रखना, हमारे ब्लड में ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन वो क्लॉट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सारे के सारे फैक्टर क्या रहते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। उनको एक्टिवेट करने के लिए किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, तभी वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। तो कल की क्लास में हम लोग वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या फैक्टर चाहिए होते हैं, ठीक है। आज हम सारे फैक्टर्स को डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ब्रेन, लंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी। जिस भी जगह पे इंजरी होती है वही टिश्यू इसे रिलीज कर देते हैं। So long, and it is known that prothrombin was converted into thrombin with the help of calcium ion and thromboplastin liberated from the damaged tissue, ठीक है। So ये जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको फिर थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, ठीक है, और जो कि रिलीज होता है डैमेज टिश्यू से। नेक्स्ट है, बट रिसेंटली इट हैज़ बीन फाउंड दैट वेरियस प्लाज्मा फैक्टर, दैट इज फैक्टर 7, दैट इज प्रो कन्वर्टिन, रिक्वायर फॉर सच कन्वर्जन, एंड द प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, ठीक है। रिसेंट स्टडी है, तो मे बी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिसेंट स्टडी में देखा गया है कि जो फैक्टर 7 है जिसका नाम है प्रो कन्वर्टिन, वो भी ऐसे कन्वर्जन में मदद करता है, ठीक है। यानी जो एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में मदद करता है कौन, फैक्टर 7। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर 4, दैट इज कैल्शियम। फैक्टर 4 का नाम क्या है, कैल्शियम। आयनिक कैल्शियम इज असेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग बाय एक्टिंग एज अ को फैक्टर। तो कैल्शियम जो है वो को फैक्टर की तरह काम करता है इन कोगुलेशन प्रोसेस यानी क्लॉटिंग प्रोसेस में। It is essential for the formation of both intrinsic and extrinsic thromboplastin, and it is also conversion of prothrombin into thrombin. तो इसका दो इंपॉर्टेंट रोल है, एक तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन को बनाने में, और साथ ही साथ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर 5, जिसे हम लेबाइल फैक्टर एक्सीलरेटर ग्लोबुलिन भी बोलते हैं और प्रो एसिलरिन भी बोलते हैं। This factor is necessary for the complete conversion of prothrombin into thrombin by the extrinsic or intrinsic thromboplastin, ठीक है। सो ये फैक्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, ताकि कंप्लीट कन्वर्जन हो सके प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में बाय द एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन, चाहे वो एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू हो रहा होगा या इंट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन के थ्रू हो रहा होगा, ठीक है। सो इट इज़ अ प्रोटीन, हीट लेबाइल होता है एंड इज इनएक्टिवेटेड विद इन द हाफ एन आवर एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम इसे रखेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है, और बाय इंक्रीजिंग द पीएच एट 10.5 पे भी अगर पीएच ले जाओगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। इट इज़ प्रेजेंट इन प्लाज्मा बट इट इज़ यूज्ड अप ड्यूरिंग क्लॉटिंग। प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है लेकिन जिस टाइम पे क्लॉटिंग होता है तो उस टाइम पे ये यूज्ड अप हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर 7, जिसे हम स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। दिस फैक्टर इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड इट इज़ नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग क्लॉटिंग, ठीक है। ये फैक्टर प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है लेकिन ये यूज्ड अप नहीं होता, यानी रिएक्शन में यूज अप नहीं होगा, ठीक है, मदद करेगा लेकिन यूज्ड अप नहीं हो पाएगा। इट इज़ हीट स्टेबल होता है एंड कैन स्टैंड विद द टेम्परेचर अप टू 56 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट स्टेबल है, 56 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो है वो उस पर हीट स्टेबल रहता है, यानी डीनेचर नहीं होता है। इट इज़ प्रोटीन एंड रिमेन एसोसिएटेड विद प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन के साथ में एसोसिएट होता है। इट एक्सरिलेट एक्सट्रिंसिक और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन। ये मैंने जैसे अभी आपको बताया था जिस टाइम पे मैं एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन पढ़ा रही थी कि ये जो है मदद करता है किसका, एक्सट्रिंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन को फॉर्मेशन में मदद करता है एंड बीन एक्टिवेटेड बाय एक्सट्रैक्ट रिलीज फ्रॉम द डैमेज टिश्यू। और ये जो फैक्टर 7 है, जो भी एक्सट्रैक्ट जो डैमेज टिश्यू रिलीज करते हैं वो फैक्टर 7 को भी एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। इट्स फॉर्मेशन इज रिटार्डेड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइकॉमरिन। अगर डाइकॉमरिन आपने डाल दिया है तो इसका फॉर्मेशन जो है वो रिटार्ड हो जाता है, यानी इसका फॉर्मेशन कम होने लग जाता है, ख़त्म होने लग जाता है, फिर इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ठीक है। डाइकॉमरिन इज अ ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट है एंड इन डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। अगर विटामिन के भी नहीं होगा, यानी विटामिन के की भी डिफिशियंसी होगी तो भी इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि विटामिन के की मदद से लीवर इसको सिंथेसाइज करता है। अब लीवर को जो है वह विटामिन के चाहिए होता है, विटामिन के नहीं होगा तो फिर इसका भी सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। ड्यूरिंग ब्लड क्लॉटिंग प्रो कन्वर्टिन इज चेंज इनटू कन्वर्टिन। ब्लड क्लॉटिंग के दौरान जो प्रो कन्वर्टिन है यानी इनएक्टिव फॉर्म है इसका, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कन्वर्टिन, ठीक है।
सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो छोटी छोटी बातें हैं, मेमोराइज़ करने वाली बातें हैं सारी, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर 8, जिसे हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF बोलते हैं, या एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन AHG भी बोलते हैं, या प्लेटलेट कोफैक्टर 1 भी बोलते हैं, ठीक है। सो इसके बारे में क्या है, इट इज़ एड्जॉर्ब्ड, ये एड्जॉर्ब होता है कहाँ पर, बेरियम सल्फेट पे एड्जॉर्ब हो सकता है, एंड हैज़ हाई मॉलिकुलर वेट, इसका मॉलिकुलर वेट जो है वो ग्रेटर देन होता है 2 लाख से, 2 लाख से भी ज़्यादा इसका मॉलिकुलर वेट होता है। दिस फैक्टर हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ इंट्रेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड इंट्रेंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंट्रेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन को फॉर्म करने में मदद करता है। एक्सट्रेंसिक को कौन कर रहा था, फैक्टर 7, और इंट्रेंसिक को कौन करता है, फैक्टर 8, ठीक है, ये बात याद रखना। साथ ही साथ इंट्रेंसिक प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन में भी मदद करता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड डिसअपियर व्हेन ब्लड क्लॉट, ठीक है, ये जनरली प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, लेकिन डिसअपियर हो जाता है जिस टाइम पे ब्लड क्लॉट होता है। इट इज़ प्रोटीन इन नेचर एंड रिमेन इन क्लोज एसोसिएशन विद द फिब्रिनोजेन, फिब्रिनोजेन के साथ में ये क्लोज एसोसिएशन में रहता है। दिस फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिक, ये फैक्टर कैसा रहता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर रहता है। इन हीमोफीलिया ब्लीडिंग डिजीज, हीमोफीलिया तो सभी जानते होंगे ब्लीडिंग डिजीज है। द डिफेक्ट इज नॉट इन द प्लेटलेट्स, ठीक है, हीमोफीलिया जब होता है ब्लीडिंग डिजीज जो भी होती है, तो उस टाइम पे जो डिफेक्ट होता है वो हमारी प्लेटलेट्स में नहीं होता है, बट इट इज़ ड्यू टू द absence ऑफ दिस फैक्टर विच हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्लेटलेट्स एंड लिबरेशन ऑफ प्लेटलेट को फैक्टर फर्स्ट और थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर, ठीक है। अब जो ये फैक्टर 8 है ना, ये फैक्टर 8 क्या करता है, जो ये फैक्टर 8 है ये क्या करता है, प्लेटलेट्स जो हमारी प्रेजेंट होती है, मैंने आपको बताया था कि जिस टाइम पे ब्लड क्लॉट होता है तो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में क्या होता है, प्लेटलेट्स आती हैं सबसे पहले, ठीक है, और प्लेटलेट्स के अंदर क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स होते हैं। तो ये ग्रैन्यूल्स ब्रस्ट अप होके क्या होते हैं, बाहर आते हैं, जिनमें ADP, थ्रोम्बोक्सिन, A2 ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब अगर क्या होगा कि अगर ये लिबरेट तो हो गया, ठीक है, प्लेटलेट से, लेकिन अगर ये इसको ब्रस्ट करने वाला जो फैक्टर होता है वो फैक्टर 8 होता है, यानी इसको तोड़ने वाला, लेकिन अगर फैक्टर 8 की कमी हो गई तो फिर प्लेटलेट्स ब्रस्ट नहीं हो पाएंगी, तो वो सारे फैक्टर और थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज नहीं कर पाएंगी, ठीक है। सो डिफिशियंसी ऑफ AHG, अगर इसकी डिफिशियंसी हो गई इस फैक्टर की, ठीक है, जो हमारा एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन फैक्टर है, तो कौन सा हीमोफीलिया होता है, इसे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो हीमोफीलिया होता है वो क्लासिकल हीमोफीलिया होता है, या हीमोफीलिया A भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे मेमोराइज करना है। इन द मेल ट्रांसमिटेड है सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, और ये किस तरीके से ट्रांसमिट होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की तरह, ठीक है। The body fails to synthesize this essential globulin due to the absence of the specific enzyme which is controlled by the mutant gene, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो इस एंजाइम को सिंथेसाइज करने में इनकेपेबल होती है, क्योंकि जो इस एंजाइम को जो सिंथेसाइज करने वाला जीन है वो क्या हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टर 9, जिसे हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी बोलते हैं, PTC, और प्लेटलेट कोफैक्टर सेकंड भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू इसे एब्जॉर्ब किया जाता है। इज़ लेबाइल टू हीट बट इज़ रिलेटिवली स्टेबल ऑन स्टोरेज, ठीक है, हीट लेबाइल होता है लेकिन स्टोरेज के टाइम पे ये स्टेबल रहता है। नेक्स्ट है इट इज़ प्रिसिपिटेटेड बाई 59% अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के थ्रू इसे प्रिसिपिटेट किया जाता है। दिस फैक्टर इज़ नेसेसरी फॉर इंट्रेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, ये भी जो है वो इंट्रेंसिक थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन में मदद करता है, ये भी याद रखना है। absence ऑफ दिस फैक्टर लीड टू अ डिजीज स्टिमुलेटिंग हीमोफीलिया नोन एज हीमोफीलिया बी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फैक्टर हमारे बॉडी में एब्सेंस हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया A और हीमोफीलिया B दोनों अलग अलग हैं। हीमोफीलिया A जो है फैक्टर 8 की कमी से होता है, हीमोफीलिया B फैक्टर 9 की। एंड इज ट्रांसमिटेड एज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव इन द मेल्स, और मेल्स में कैसे ट्रांसमिट होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव की तरह। दिस टाइप ऑफ डिजीज वॉज फर्स्ट फाउंड इन अ पेशेंट्स नेम क्रिसमस, ठीक है, जो पेशेंट था जिसपे ये सबसे पहले डिजीज़ देखी गई थी उसका नाम क्रिसमस था, दैट्स वाई हम इसे क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। दिस फैक्टर इज़ नॉट यूज्ड अप ड्यूरिंग क्लॉटिंग, और क्लॉटिंग के टाइम पे ये फैक्टर यूज्ड अप नहीं होता है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो बता देना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
नेक्स्ट है फैक्टर 10 और स्टुअर्ट फैक्टर। फैक्टर 10 और स्टुअर्ट फैक्टर क्या है? इन 1959 इंटरनेशनल नॉमेनक्लेचर हैज़ बीन गिवन टू दिस फैक्टर। केमिकली इट हैज़ मैनी ऑफ द प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फैक्टर 7। ठीक है, फैक्टर 7 की तरह ये सिमिलर होता है। इट्स सिंथेसिस ऑल्सो रिटार्डेड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइकॉमरिन। डाइकॉमरिन का अगर आप एडिशन करोगे तो इसका भी जो है रिटार्डेशन होता है सिंथेसिस में, जैसे फैक्टर 7 का होता था। ठीक है, absence of this factor leads to the mild hemorrhage diathesis। अगर ये फैक्टर हमारी बॉडी में absent हो गया तो माइल्ड हीमोरेज डायथेसिस जो है वो देखने को मिलता है। हीमोरेज का मतलब ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस देखने को मिलता है, लेकिन काफ़ी कम ब्लड लॉस देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज़ स्टेबल इन रूम टेम्परेचर बट डिस्ट्रॉयड रैपिडली एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड इन सीरम। ठीक है, और ये रूम टेम्परेचर पे तो स्टेबल रहता है, लेकिन 56 डिग्री सेल्सियस पे अगर सीरम में रखे जाए तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट आता है फैक्टर 11, जिसे हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसेडिन यानी PTA भी बोलते हैं। सो फैक्टर 11 क्या होता है? दिस इज़ एक्टिवेटेड बाय एक्टिव हैगमैन फैक्टर। इसे हैगमैन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करता है एंड अल्टीमेटली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन। और ये किसके फॉर्मेशन में मदद करता है? थ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में। हैगमैन फैक्टर हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बारे में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर 12, जिसे हम हैगमैन फैक्टर और स्टुअर्ट फैक्टर भी बोलते हैं। यही फैक्टर जो है वो फैक्टर 11 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन तो हम सिंथेसिस वाले पाथवे में देखेंगे कल जो हम पढ़ाएंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है वो देखेंगे। ठीक है, सो दिस इज़ प्रोटीन इन नेचर। ये भी प्रोटीन होता है नेचर में। इनएक्टिव फॉर्म इज़ एक्टिवेटेड ऑन द सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, जैसे ही ये किसी सरफेस के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, सो दिस इन टर्न एक्टिवेट द प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम कैलिकैरिन प्रोड्यूस बाय प्लाज्मा किनकिन्स। ठीक है, और ये एक्टिवेट करता है प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम जिसका नाम है कैलिकैरिन, जो कि प्रोड्यूस करता है प्लाज्मा किनकिन्स को। द रिजल्ट अफेक्ट इन इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी एंड डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। और इसकी वजह से जो है वस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और ब्लड वेसल्स का डायलेशन भी हो जाता है। ठीक है, सो हैगमैन फैक्टर एक्चुअली में यही एक्टिवेट होता है। यही जब हम क्या पढ़ेंगे, जब हम मैकेनिज्म देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो हम देखेंगे सबसे पहले फैक्टर 12 ही एक्टिवेट होता है, हैगमैन फैक्टर। इसे हम सरफेस फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सरफेस फैक्टर का मतलब ये जब कोलाजन वाली सरफेस पे अटैच होता है, यानी सिंपल कोलाजन अगर कहीं पर एक्सपोज हो जाए, कोलाजन वहीं पर एक्सपोज होगा जहाँ पर डैमेज हुआ है। ठीक है, इंजरी हुई है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। तो अगर कोलाजन एक्सपोज हो रहा है तो ये फैक्टर 12 जो है कॉन्टैक्ट फैक्टर है, ये इसकी कॉन्टैक्ट में अगर कोलाजन आ गया तो ये एक्टिवेट हो जाता है। और फिर ये प्रोटीन, कौन से प्रोटीन एंजाइम को एक्टिवेट करने लग जाता है? कैलिकैरिन को, जो कि किनकिन्स को प्रोड्यूस करता है। और फिर ये वस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है, साथ ही साथ ब्लड वेसल्स का डायलेशन भी कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर 13, जिसे हम फिब्रिन स्टेबलाइजिंग और लोकी लोआर्ड फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, सो द एक्टिव फॉर्म विद कैल्शियम कन्वर्ट सॉफ्ट फिब्रिन क्लॉट टू अ सॉलिड फाइब्रस वन। ठीक है, जिसका एक्टिव फॉर्म होता है, ठीक है, कैल्शियम के साथ में ये कन्वर्ट करता है सॉफ्ट फिब्रिन को सॉलिड में, ठीक है, और फाइब्रस वन में। इट्स एक्शन इज ऑल्सो डिक्रीज बाय सॉल्युबिलिटी ऑफ द क्लॉट इन यूरिया सॉल्यूशन। अगर आप सॉल्युबिलिटी जो क्लॉट है उसका अगर यूरिया सॉल्यूशन में डालोगे तो इसका एक्शन जो है वो डिक्रीज होने को देखने को मिलता है। ठीक है, सो पर्सन हैविंग कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन इन LLF सफ़र फ्रॉम द पुअर वाउंड हीलिंग। अगर किसी पर्सन को ये डेफिशिएंसी हो गई तो उसमें वाउंड हीलिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो पुअर वाउंड हीलिंग जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये था फैक्टर 13 यानी फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर जो है हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है कैसे जो है क्लॉटिंग प्रोसेस काम करता है इन ट्रॉमनाइज ब्लड वेसल, यानी जो ब्लड वेसल्स में चोट आई है। ठीक है, तो देखो ये सीवियर ब्लड वेसल है, इसका इतना पार्ट जो है वो कट हो गया यहाँ पे, तो सारा ब्लड जो है वो यहाँ पे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है प्राइमरी होम्योस्टेसिस होता है। प्राइमरी होम्योस्टेसिस में ठीक है, प्राइमरी होम्योस्टेसिस में क्या होता है? प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन होता है। प्लेटलेट्स आती है जहाँ पे ब्लड लॉस हुआ रहता है। ठीक है, प्लेटलेट्स एग्रीगेट करती है, उसके बाद जो है फिर प्लाज्मा प्रोटीन्स काम में आते हैं, जिसे हम सेकेंडरी हीमोस्टेसिस बोलते हैं।
हीमोस्टैसिस, ठीक है। तो उसमें फिब्रिन अपीयर होने लग जाता है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद में फिब्रिनोजन एक्टिवेट हो जाता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिब्रिन जो है फाइनली जो है वो क्लॉट बना देता है वहाँ पे, जिससे कि फर्दर ब्लड लॉस जो है वो नहीं हो पाता है, ठीक है। और दिस इज़ क्लॉट रिट्रैक्शन अकर, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो काम करता है हमारा क्लॉटिंग सिस्टम, ठीक है। चलो ओके, तो नेक्स्ट आता है एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रेंसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अब एक्सट्रिंसिक और इंट्रेंसिक मैकेनिज्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले ही जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, यानी क्लॉटिंग वाला जो भी पोर्शन मैंने अभी तक पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवाइज करना, देन ये वाली क्लास देखना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले जितना अभी तक पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना गाइस, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लेना, समझ लेना, जहाँ पे डाउट होता है तो पूछ लेना, चाहे टेलीग्राम में पूछ सकते हो, ईमेल आईडी में पूछ सकते हो या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद हम एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन को देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है गाइस। चलो सो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।